हाय गाइस, वेलकम टू एमा कर्तव्य। आई एम मीनाक्षी रावत और आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्यों स्टडी करते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की सिविलाइजेशन है, इसलिए इसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एसएसटी के स्टार्टिंग क्लास 6 से होते के साथ ही इसे हिस्ट्री में सिलेबस में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की सिविलाइजेशन है, तो अगर मैं प्राचीन इंडिया या एंशिएंट इंडिया की बात करती हूँ तो आपके माइंड में एकदम से विलेजेस आ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि हम सभी ये बात समझते हैं कि इंडिया की स्टार्टिंग विलेजेस से हुई है, यानी कि ऐसी जगह से हुई है जहाँ से ये विलेजेस बने, फिर धीमे धीमे हम डेवलप हुए। बट आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि इंडिया की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी वो थी सिटी सिविलाइजेशन। ठीक है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिटी सिविलाइजेशन थी और इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जो शहरों पे आधारित थी। ठीक है, अब इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास जितने भी किनारे थे, ठीक है, उसी पे डेवलप हुई थी, तो इसी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं और हर नाम का अपना एक मीनिंग है। जैसे कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला शहर था, जो इस सिविलाइजेशन के दौरान सबसे पहला शहर मिला, वो शहर हड़प्पा शहर था और इसी वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब इसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हिंदी में इंडस रिवर का जो नाम आता है वो सिंधु आता है और सरस्वती की, प्राचीन सरस्वती जो है उसकी 2 रिवर्स थी, घाघरा और खाकर। ये जो घाघरा और खाकर 2 रिवर्स थी, ये प्राचीन सरस्वती की रिवर थी, इसलिए इन रिवर को इसके साथ अटैच कर करके इसे सिंधु सरस्वती रिवर या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इसे साथ ही साथ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर ब्रॉन्ज का सबसे पहले यूज किया गया था। इस सिविलाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जो ब्रॉन्ज के मटीरियल्स, यानी कि ब्रॉन्ज के पॉटरी, ठीक है, ये सब चीजें इस सिविलाइजेशन के दौरान मिली हैं, इसे इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इसका 3300 बीसी से स्टार्ट हो करके 1300 बीसी तक जाता है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर इसका अर्ली, मिच्योर और लेट तीनों ही टाइम पीरियड इंक्लूड हैं। 1826 में चार्ल्स मेसन्स वो फर्स्ट पर्सन थे जिसका ध्यान इस तरफ गया कि जो मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं उनके बने होने की कोई वजह हो सकती है, बट उस टाइम पीरियड पर इनकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और वहां पर कोई भी खोज नहीं की गई। इसके बाद 1856 में कराची से लेकर के लाहौर तक के लिए रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम हो रहा था। ठीक है, अब ये जो काम हो रहा था, इस काम के दौरान बहुत सारी खुदाई की गई। ये पिक क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का है, हिस्ट्री की बुक का है, और इसमें देखिए, ठीक है, उन्हें खोदते वक्त यहाँ पर रिच सोर्स मिला रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन ब्रिक्स को यूज कर लिया। ठीक है, कहाँ के लिए? रेलवे लाइन बनाने के लिए। रेलवे लाइन को बनाने के लिए बाहर से ईंटों को लाया जाता, तो उसे लाने से बेटर था कि इन्होंने इन्हीं ईंटों को, इन्हीं जो ब्रिक्स मिली थी, इन्हें रेडीमेड ब्रिक्स मिली थी, उनको यूज कर लिया। अब ये जो भी शेप साइज बने हुए थे, बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वो खत्म हो गई। बाद में आर्कोलॉजिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि हमें इस चीज के बारे में पता करना चाहिए था कि ये क्या चीज है। इसी टाइम पीरियड से थोड़ा आगे आते हुए 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एएसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बट इस टाइम पीरियड पर एएसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अटैच कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एएसआई दोनों ज्वाइंट होकर वर्क करते थे। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही रिस्पॉन्सिबल होती थी किसी भी आर्कोलॉजिकल रिसर्च के लिए और उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए। यानी कि कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी मॉन्यूमेंट्स ऐसा मिलता था जो कि एंशिएंट टाइम पीरियड का था, ठीक है, और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए या उसकी रिसर्च के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंस दी जानी होती थी वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू दी जाती थी। बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते हुए बाद में एएसआई को अलग कर दिया गया।
सो 1871 में एएसआई को सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, और यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है, इसके बाद 1902 से लेकर के 1928 तक जॉन मार्शल ने एएसआई में डायरेक्टर जनरल के पद को संभाला। ठीक इसी दौरान यानी कि जॉन मार्शल के टाइम पीरियड के दौरान ही दयाराम साहनी को बोला गया कि वो उस एरिया की खोज करें और खोज करके देखें कि वहाँ क्या मिलता है। तो दयाराम साहनी को 1921 में, ठीक है, वहाँ पे खुदाई करने का कार्य उन्होंने स्टार्ट किया, और बहुत ज़्यादा उन्हें खुदाई नहीं करनी पड़ी क्योंकि ज़्यादातर एरिया जो था वो पहले ही खोदा जा चुका था जब वो रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो इस रेलवे लाइन को बिछाने के दौरान बहुत सारा एरिया जो था वो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और थोड़ी सी ही खुदाई के बाद दयाराम साहनी को एक अच्छा खासा शहर मिला, और ये शहर था हड़प्पा। ठीक है, तो दयाराम साहनी ही वो पर्सन है जिन्होंने हड़प्पा शहर को खोजा, उसे डिस्कवर किया 1921 में। ठीक, और इसी चीज़ से खुश होकर के बाद में दयाराम साहनी को 1931 में एएसआई का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया। जो हड़प्पा शहर मिला उस टाइम पीरियड पे, उसके लिए मतलब कितने सरप्राइज हुए लोग देखने के लिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा बना बनाया शहर है। ठीक है, और ये शहर इस तरीके से लग रहा है कि इसे थोड़ी बहुत ही हेल्प की ज़रूरत है, उसे दोबारा डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ बीच में गलियों का बनाना, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर स्पेस देना, और स्टेयर्स को देखें आप तो स्टेयर्स भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ बनाई गई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किया गया कि एक ही साइड एक ही फ्लो में स्टेयर्स बना दी गई हैं। स्टेयर्स को बनाने के लिए दोनों साइड का यूज़ किया गया है और बहुत अच्छे से स्टेयर्स बनाई गई हैं। तो यहाँ देख करके आप ये समझ सकते हैं कि जो पहला शहर मिला हड़प्पा, उसे देख के लोग इतने सरप्राइज्ड क्यों हुए। यही वजह थी कि इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन जो कि एक सिटी सिविलाइजेशन थी, उसे देख के सभी लोग, वर्ल्ड में सभी लोग सरप्राइज्ड हुए। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सटेंट की बात करें कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, तो उस चीज़ को देखें कि इंडिया के इस मैप में ये वेस्ट में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान रीजन में पड़ता है वेस्ट, उसके पाकिस्तान के एक एरिया है बलूचिस्तान, वहाँ का जो लास्ट पोर्शन है वो है सुख्ता गंदौर। तो ये वेस्ट में सुख्ता गंदौर तक फैला हुआ है जो कि पाकिस्तान के अंडर आता है। देखिए उस टाइम पीरियड तक बंटवारा नहीं हो रखा था। ठीक है, तो अब बंटवारा होने के बाद ये पाकिस्तान रीजन में आता है। ईस्ट में ये आलमगिरी तक आता है जो कि मेरठ में पड़ता है यूपी में। ठीक, और नॉर्थ में ये मांडा में आता है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और साउथ की बात करें तो ये महाराष्ट्र के दैमाबाद तक जाता है। तो इस तरीके से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरे विस्तार को या उसके एक्सटेंट को समझ सकते हैं कि ये इंडिया का हाफ पोर्शन का मैप है जो कि एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। इस मैप को देख करके आप ये देखिए कि ये मैप कितना इम्पोर्टेंट है। इससे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में पता चलेगा। हड़प्पा, कालीबंगा, ठीक है, चहुनगरो, मोहनजोदाड़ो, सुख्ता गंदौर, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट एरियाज़ है। लोथल, तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं उस टाइम पीरियड में। ठीक, आप इसमें इंडस रिवर को आप देखना चाहें तो आप इंडस रिवर को इसमें देख सकते हैं। देखिए ये इंडस रिवर है और ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और इसके किनारे पर ही ये सारे शहर मिले हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये सारी एरिया जो मिले हैं इंडस रिवर के आसपास, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो, और जो भी इन सिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अब समय है हमारे आज के क्वेश्चन का। हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी चार्ल्स मैसन एंड ऑप्शन डी आर.डी. बैनर्जी। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारी हिस्ट्री की जो प्रीवियस वीडियो थी जो कि स्टोन एज से रिलेटेड थी, उसमें कामाक्षी अरोड़ा, नैतिक अरोड़ा और प्रियांशु, इन तीनों ने ही बिल्कुल राइट आंसर दिए थे।
So congratulations all of you and thanks for watching.